नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और मेरे साथ मौजूद हैं राजा कफ़ील साहब। बात करेंगे जनाब कि इस वक्त तक तकरीबन 1 माह गुजर चुका है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवर अल हक साहब खुद तो वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन उसके बाद वो टेक ऑफ नहीं कर सके और काबीना नहीं बन सकी, स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सका, 15वीं तरमीम नहीं हो सकी, जिस पर हुकूमत शायद काम कायम हो सके और टेक ऑफ हो सके। तो साथ साथ ये भी हो रहा है कि जनाब कि बहुत से लोग तहरीक इंसाफ भी छोड़ के जा रहे हैं। क्लेम तो उन्होंने बहुत किया था, 48 वोट लिया था। अब क्या 48 वोट उनके पास मौजूद नहीं है? तहरीक इंसाफ ने उसके बाद अपोजिशन लीडर भी बना दिया, प्रेसिडेंट पार्टी का बना दिया। उसके बाद क्या उनकी कामयाबी भी कुछ हुई है? ज़रा टेस्ट केस था, एक तरफ अनवर अल हक साहब के लिए टेस्ट केस था कि वो बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे, दूसरी तरफ टेस्ट केस था अब्दुल करीम नियाज़ी साहब के लिए भी, वो भी साबिक वज़ीर आज़म है, क्योंकि पार्टी सदारत उनके पास चली गई। तो क्या वो अपने लोग जो फॉरवर्ड ब्लॉक में थे उनको ला सके कि नहीं ला सके? अगर वो लाने में मैक्सिमम कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली अनवर अल हक के लिए एक बड़ा मसला बनेगा। अभी वो सख्त दबाव है चौधरी अनवर अल हक के लिए कि अब 1 माह गुज़र चुका है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो एहतसाब की बात करते हैं, लेकिन एहतसाब में अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाएंगे, साथ जेकेपीपी और अभी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी बात हो रही है कि उन्होंने भी सरदार तनवीर इलियास को बाय बाय कर दिया। तो ये सबको मिलाकर एहतसाब फिर राज साहब एहतसाब किसका होगा? वैसे तो वो एहतसाब को शुरू से ही नारा लगा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले टेक ऑफ अभी तक नहीं हो सका। वजह क्या है और इस वक्त पोजीशन क्या है? नून लीग कहाँ खड़ी है? तहरीक इंसाफ का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो किस हद तक खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो आपने 48 वोट की बात की कि चौधरी अनवर उल हक 48 वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म बने, तो वो एक सियासी वारदात के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म बने। और जो 48 वोट उनको मिले हैं वो ज़रा एक मनसूबाबंदी थी कि जो पीटीआई पाकिस्तान की मर्ज़ी की क़यादत है, इनको इनको बताया गया कि आप अपने जो एमएलएज़ हैं उनको आज़ाद करें ताकि हम जो बैरिस्टर सुल्तान का जो वज़ीर-ए-आज़म है हम उसको उम्मीदवार को शिकस्त दें। और यही इसीलिए इल्ज़ाम लगा रहा है सरदार तनवीर इलियास खान साहब के परवेज़ खटक और असद कैसर ने उनकी उनकी पॉलिसी से इनराफ़ किया, जिसकी वजह से मुज़फ़्फ़राबाद में जो पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म बनना था वो न बन सका। वो इसीलिए गिला कर रहे हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि उनको एक मैसेज के ज़रिए कहा कि आप अनवर उल हक को वोट दें, तो पीटीआई के सब लोगों ने अनवर उल हक को वोट डाल दिए और अपोजिशन के भी लोग आ गए। और जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं जो पीडीएम का उम्मीदवार था और मैं उनका मुश्तरका वज़ीर-ए-आज़म हूँ, तो फिर उसके बाद जाकर इनको पता लगा कि हमारे साथ हाथ हो गया। अभी याद है हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो अनवर उल हक साहब हैं, इनके 1 माह कैसे गुजरे हैं, तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए ये था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब चौधरी अनवर उल हक को कि वो काबीना की तश्कील में उनको मुश्किलात पेश आई कि उनके साथ जो फॉरवर्ड ब्लॉक इब्तदाई ऐलान हुआ वो तकरीबन जो 12 अरकान पर मुश्तमिल था, लेकिन फौरी बात ये तादाद बढ़ के 20 हो गई। और उनके खुशबख्ती भी थी कि बड़ी तादाद में जो पीटीआई के लोग हैं वो अनवर उल हक के ग्रुप में आ गए। अब तय ये था, फार्मूला ये तय था कि जितने भी जो हमारे, क्योंकि जो हमारी 13वीं तरमीम में जो वज़रा की तादाद इसके ऊपर पाबंदी है कि 16 से ज़ायद वज़ीर नहीं बन सकते। तभी उस 16 पे ये डिवाइड था कि इतने वज़रा नून लीग के हो गए, इतने पीपल्स पार्टी हो गए और जो बाकी जो लोग हैं वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक के होंगे। जब इनकी तादाद बढ़ गई तो फिर इस पे फौरी तौर पे हुआ कि हम आईनी तरमीम करें और ये जो वज़रा की तादाद पे कदगन है इसको ख़त्म करें। इसको ऊपर जब ये फ़ैसला हुआ कि हम इस आईनी तरमीम करें, उसके लिए सबसे पहले जो कहा कि स्पीकर का इंतखाब होगा, स्पीकर के इंतखाब के बाद आईनी तरमीम होगी। और जब स्पीकर के इंतखाब का मरहला आया तो पीटीआई ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, जिसकी वजह से जो हुक्मरान इताद था अनवर उल हक को सख्त मुश्किलात यानी आई पेश, उनको खदशा लाक हो गया कहीं अगर पीटीआई के लोग जो अपने उम्मीदवार को वोट देंगे तो हुकूमत के लिए मुश्किल पेश, लिहाजा जो स्पीकर का इंतखाब उसको मुलतवी कर दिया गया। अब बात है कि जो वो जब आई बात है कि जब 15वीं तरमीम की, इसके ऊपर एक गलत ये तसर दिया गया कि शायद वो जो आइनी या मालियाती इख्तियारात जो कश्मीर काउंसिल से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मिले थे, शायद वो के वापस करने की यानी कोई साजिश हो रही हो। इसके वो सख्त रद्दमल हुआ और नून लीग ने ऐलान किया कि वो किसी आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बने। नून लीग के इख्तलाफ के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को सख्त मुश्किल पेश आई और वो तमाम तर कोशिश के बावजूद, बार बार मीटिंगें होने के बावजूद वो नून लीग को इस पर राज़ी नहीं कर सके हैं कि 15वीं तरमीम में अभी तक नून लीग राज़ी नहीं हो सकी। तो जब तक ये 15वीं तरमीम नहीं होगी उस वक्त तो काबीना नहीं बन पाएगी। और पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है
کہ ان کا جو کوٹا بنتا ہے ان کو فوری طور پر ان کو جو وزارتیں دی جائیں. اسی طرح نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ظاہر ان کا سینئر وزیر جب بن چکا ہے. لیکن جو وزیر اعظم صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب کی پوری کوشش ہے کہ سب سے پہلے یعنی مجھے آئینی ترمیم کرنے دیں, آئینی ترمیم کے بعد اسپیکر کا بھی انتخاب ہوگا اور کابینہ کا تشکیل ہوگا. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ ان جو وزیر اعظم کو سخت دباؤ ہے, اسی وجہ سے جو ٹیک آف ہے جو حکومت کا وہ نہیں ہو پایا. اور جب تک یہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی, یعنی جو اسپیکر صاحب ہیں کا انتخاب اور جو اس کی یعنی جو کابینہ کی تشکیل ہے, اس کا سارا جو دارمدار ہے وہ جو 15 ترمیم کے ساتھ ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگی تو یہ معاملہ یعنی آپ یوں ڈیڈ لاک پر رہا. اچھا, تحریک انصاف کے کتنے لوگ, کیونکہ دباؤ تو بھی یہاں بھی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا سندھ, کے پی, بلوچستان, ایون اسلام آباد میں عامر کیانی, جس پر خان صاحب نے خود نام لیا, جی عامر کیانی میرا 97 سے تھا. ظاہر ہے وہ اب چھوڑتے جا رہے ہیں پارٹی, بلکہ عامر کیانی نے جیل میں جا کر شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی, اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ارینج جو ہے وہ بہت ہی اہم لوگوں نے ملاقات ارینج کروائی. ذرا ان کو بھی پیغام دے دیا گیا. اس صورتحال میں آزاد کشمیر میں صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں ابھی آزاد کشمیر اس طرح کا مرحلہ نہیں ہے, اور آزاد کشمیر کے ایک وزیر حافظ احمد رضا صاحب وہ ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے پنجاب میں, وہ بھی جو مقدمے میں تھے. پھر اس طرح کے ساتھ جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب, ان کے اوپر بھی جو مقدمہ ہے, وہ لوگ بھی ہیں. لیکن ابھی تک جو ذمہ دار لوگ ہیں یا جو اس یعنی پورے جو پروسیس میں ہے, ابھی آزاد کشمیر ان کی یعنی ترجیحات میں نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, وہاں کی اگر قومی لیڈرشپ کو اس طرح کے ساتھ اگر ان کی جو پکڑ دکڑ ہوگی تو اس سے ظاہر ہے پھر جان انڈیا کو موقع ملے گا پاکستان کو. اچھا, یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے آزاد کشمیر میں جو اور گلگت بلتستان میں, یہ جو حکومت ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے, اور زرداری صاحب پہلے ہاتھ نہیں جا رہے تھے, اب اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ دیکھیں ابھی بالکل آپ نے ابھی اگلا مرحلہ, اگلا جو فیز ہے وہ گلگت بلتستان میں جو خالد خورشید صاحب کی حکومت ہے, اس کے خلاف تک آلموسٹ یعنی کام ہو چکا ہے. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ کرنل عبید اور فتح اللہ خان ان میں سے جو ہے نا ایک نیا وزیر اعلیٰ ہوگا. یہ تو تقریباً تمام کام ہو چکا, اور کسی وقت آپ کو خبر ملے گی کہ جو خالد خورشید کے خلاف عدم اعتماد جمع ہو گیا اور نیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. اور لیکن ابھی دیکھا نا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد یعنی جس طرح کے ساتھ جو پی ٹی آئی ہے ظاہر ہے یعنی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کو بریکٹ کر دیا گیا. اس کے خلاف یعنی سخت ترین آپ یوں کہیں کہ اس کو سخت پابندیوں کا سامنا ہے. اور عمران خان صاحب ایک نئی آزمائش سے دوچار ہیں, اور یہی ہونا تھا. یعنی جس طرح کے ساتھ عمران خان صاحب کو سہولت کاری دی گئی تھی 2013 کے الیکشن میں, پھر 2018 کے الیکشن میں, تو ستی صاحب آپ نے وہ سارا منظر دیکھا ہے. اگر آپ اس کو اگر ریورس کر کے دیکھیں تو جو کچھ 2018 کے الیکشن سے 6 ماہ پہلے ہوا تھا, آج خان صاحب کو 19 مثال کا سب, یعنی یہ مکافاتی عمل ہے. یعنی وہ تمام لوگ جو بڑی جماعتوں کو توڑ کر پی ٹی آئی کے یعنی گھونسلے میں یعنی ڈالے گئے تھے, وہ سارے کے سارے اب اڑنے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ سلسلہ پولیٹیکل انجینئرنگ اسی طرح ہوتی رہے گی, سیاسی جماعتیں اسی طرح استعمال ہوتی رہیں گی, یا اس کا کوئی ڈراپ سین ہوگا؟ دوسرا, سردار عتیق احمد خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی بھی کوئی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور سردار تنویر الیاس کو انہوں نے خیر آباد کر کے وہ بھی شاید پی ڈی ایم کا حصہ بن جائیں گے آزاد کشمیر میں, پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات ہے اس طرح کی؟ ابھی تو اس طرح کا کوئی اتنی تو نوبت نہیں آئی ہے. لیکن جو آپ نے پہلے بات کی, یہ پاکستان کی سیاست میں ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہم ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ یعنی آج اگر عمران خان کو 13 پولیٹیکل پارٹیز مل کر رہی ہیں, کل یہ بھی ہو سکتا ہے نا ریورس میں ہو جائے گا, کل عمران خان اور اس کے اتحادی مل کر 13 پولیٹیکل پارٹیز اندر ہوں گی. دیکھیں نا یہ بات نہیں ہے. یعنی دیکھیں اگر ہمیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھا پاکستان نے, بالکل, اور یعنی ہمارے بعد آزاد ہونے والے ملک کہاں پہنچ گئے ہیں, اور آج بھی ہم ابھی دیکھیں نا کہ ہندوستان G20 کانفرنس کر رہا ہے سری نگر میں, اور ہم 9 مئی کے واقعات میں پھنس گئے ہیں پوری پاکستانی کو, ہماری تمام سیاسی جماعتیں. آپ اگر تمام پاکستان کے ٹی وی چینل کے پی ٹی وی کے خبر نامہ دیکھیں, بالکل صحیح کہ ہمارے خبر نامے کی پہلی خبر, دوسری, تیسری, چوتھی
9 मई के वाक़ात ऐसे ही है। हम भूल ही गए हैं कि पाकिस्तान की इशू है, पाकिस्तान की महंगाई कहाँ पे है, पाकिस्तान की बेरोजगारी। IMF ने आपको कर्ज देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान से दो चार है, इस तरफ नहीं जाया जा रहा है। यहाँ आकर कोई शख्स बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक ही है कि 9 मई का वाक़ा हो गया, ओके हो गया, तब उसके बाद देखें आप अगर यानी एक सियासी जमात को उस अभी इमरान खान के चाहने वाला यानी करोड़ों लोग हैं, आप जब एक जमात के खिलाफ इस हाथ पे जाएंगे, इससे फिर नफरतें बढ़ेगी। तो सती साहब मेरी गुजारिश ये है कि बजाय अभी हमारे रियासती अदारों को, हमारी सियासी जमातों को इससे इज्तनाब करना चाहिए। जो कुछ हुआ 9 मई के वाक़े को कोई शख्स उसकी हमायत नहीं कर सका। अब जब सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं, फिर इंतहा पसंदी जो खतरनाक होगी। मैं ये कहूँ इंतहा पसंदी न जाए, आप ही के लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम के लोग हैं, वो सियासी कारकुन थे, बच्चे थे, जो हो गए वो अपनी क़यादत के वरगलाने में आ गए। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मेरा मौक़िफ़ ये हुआ, जो लोग इमरान खान के सोलतकार बने थे उनके खिलाफ क्यों नहीं तहकीकात हो रही है? वो जो फैसिलिटेटर थे उनके अभी तो कोई शख्स बात ही नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं फैज अमीन साहब के खिलाफ? क्यों नहीं जहरुल इस्लाम साहब के खिलाफ? क्यों नहीं वो जो शुजा पाशा साहब? ये लोग जिन लोगों ने खान को लाया, आज पाकिस्तान को जिस मसाइल से दो चार है, इनके खिलाफ क्यों नहीं तहकीकात हो रही? इनके सोलतकारों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये मासूम लोगों को पकड़ने से क्या मिलेगा? इससे और इंतकाम बढ़ेगा और पाकिस्तान के मसाइल में मुश्किलात आई। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं इस हवाले से करना चाह रहा हूं। अनवारुल हक साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है उनके भाई और उनका इस्टेब्लिशमेंट बड़ा गहरा असर रसूख है, और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर वो 48 वोट नहीं ले सकते थे। अब भी उनकी नज़र शायद इस्टेब्लिशमेंट नहीं, जैसे मैंने कहा नहीं, जो 48 वोट है वो एक सियासी वारदात थी। यानी वो खान साहब को भी गलत ब्रीफ किया गया और बीच में लोग आ गए, जाकर इस्तेमाल हो गए, और अनवारुल हक साहब वो जो साहब की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जब मैं स्पीकर था तो मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं थे, अब मेरे पास इख्तियारात आ गए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जिस तरह की पोजीशन में वो आ गए हैं कि 1 माह गुजर गया है, वो अभी तक काबीना तश्कील नहीं दे पा रहे, 15वीं तरमीम नहीं कर पा रहे, क्या वो एहसाब की जो बात कर रहे हैं और रवायती यानी सियासतदान है, पहले कहा जाए गैर रवायती सियासतदान है वो बहुत कुछ करेगा, वो भी फारग हो गया, अब रवायती सियासतदान आएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? कोई एहसाब करेंगे? कोई नहीं, कोई एहसाब। देखो ना, फारूक अदर, आपको याद होगा जब फारूक अदर साहब 2016 में आए तो उन्होंने आके नारा लगाया था कि ये जो मजीद के साथ जो ब्यूरोक्रेट हैं मिलकर जिन लोगों ने करप्शन की है, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आपने देखा पूरे 5 साल मोहतरम फारूक अदर साहब उन्हीं ब्यूरोक्रेट को साथ मिलाकर हुकूमत करते रहे। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब जब ये आए हैं, अनवरुल हक साहब, आप देखें इनसे एक जिम्मेदार जो ब्यूरोक्रेट है वो इनसे काबू नहीं आ रहा। यानी जिसने मजीद के साथ करप्शन की मिलके, जिसमें फारूक अदर के साथ की, वो अभी अनवारुल हक साहब, वो अनवारुल हक साहब पूरी कोशिश के बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई, यानी एक अफसर के खिलाफ वज़ीर आज़म वहाँ बेबस आ गए। जब अब एक बंदे जो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके, बाकी तो बढ़ गए। सती साहब किधर होगा यार, सारी ड्रामाबाजी है, यानी ये पॉइंट स्कोरिंग है और अवाम को बेवकूफ बनाने के अलावा इसमें बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया रज़ा कफ़ील साहब आपका। ख़वातीन-ओ-हज़रात, ये नारे और दावे तो चलते रहेंगे, लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम ज़ाहिर है आज भी वो बुनियादी सहूलियात जो है उससे महरूम है, और वो समझ रही है कि शायद वाकई ये वज़ीर आज़म जो नए नए आते हैं और आगे दावे वादे करते हैं, वो फिर इनकी बातों में आ जाते हैं, इनके लिए नारेबाजी भी होती है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं गुजरती। अभी तक आपने देखा होगा 2011 की जो सूरत वही सेम नज़र आ रही है कि तीसरा वज़ीर आज़म चेंज हो गया, और इसमें एक भारत के बड़े सियासतदान थे, उन्होंने बात की थी कि जी ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कश्मीर में जिस तरीके से चेंज हो रही हैं, लेकिन एनी हाउ उम्मीद की जा सकती है कि अच्छे की कि जनाब शायद अब हम सीखें, लेकिन अभी तक हमें कोई नज़र नहीं आ रही। अभी तक ले इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने